कहानी की शुरुआत में हम मैरा नाम के जालिम वॉरियर को देखते हैं जो चीन की राजकुमारी सूलिन को अपनी रानी बनाना चाहता था ताकि वो अपने एम्पायर को बड़ा करके सबसे ताकतवर राजा बन सके। लेकिन जब सू को उसके असली इरादों के बारे में पता चला तो उसने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद एरन गुस्से में आकर उसे जंगलों में मरने के लिए छोड़ देता है और अपने सारे वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि जो कोई भी रानी को मारेगा उसे वो बहुत बड़ा इनाम देगा। इसके बाद राजकुमारी को मारने के लिए सभी जंगलों में उसका पीछा करते हैं और सबसे खतरनाक हथियारे आपस में लड़कर फैसला करते हैं कि राजकुमारी को कौन मारेगा। सू लिन ने हार मान ही ली थी कि तभी ठंडी हवाओं के झोंके से उसे किसी के अपनी ओर आने का एहसास हुआ। हम देखते हैं कि एक जाबाज वॉरियर हाथ में तलवार लिए अपने घोड़े से उतरता है और राजकुमारी को मारने आए हर एक कातिल को मार डालता है। कोई उसे बचाने आया है ये सोचकर राजकुमारी राहत की सांस लेती है, पर तभी कुछ और लोग वहां आ जाते हैं, पर वो वॉरियर उन्हें ऐसा नहीं करने देता और उन सबको खत्म कर देता है। पर जब वो राजकुमारी को छुड़ाने वाला था तभी वहां पर एक और खूंखार वॉरियर आ जाता है जो उन सब में सबसे खतरनाक था। राजकुमारी को बचाने आए उस वॉरियर ने उस आदमी से लड़ाई की, पर जल्दी उसे एहसास हुआ कि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो आदमी ब्लैक नाइट को जोर से लात मारता है जिससे वो कमजोर पड़ गया। ब्लैक नाइट ने उसे बांस से मारना चाहा, पर वो उसे भी अपने एक ही वार में काट देता है। हालांकि अपने आखिरी वार में ब्लैक नाइट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे भी मार डाला और राजकुमारी को बचा लिया। लेकिन तभी हम जैक नाम के लड़के को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो एक वीडियो गेम की कहानी थी। अपनी मॉम के आने से पहले जैक जल्दी से गेम बंद कर देता है और पढ़ाई करने की एक्टिंग करने लग जाता है। हालांकि जैक की मॉम एनी उसकी हर चालाकी से अच्छे से वाकिफ थी। उसने जैक से कहा, देखो बेटा, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहती, पर अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस नहीं भर पाऊंगी। जैक को पता चला कि पिछले 6 महीनों में एक भी सेल नहीं हुई थी, जिस कारण उसकी मॉम बहुत परेशान है, पर वो अपनी मॉम से वादा करता है कि वो सब ठीक कर देगा। इसके बाद जैक साइकिलिंग पर जाता है, पर वहाँ पहले से कुछ बच्चे थे जो उसे वहाँ खेलने नहीं देते और उसे बुली करते हैं, जिनसे बचने के लिए जैक वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैक बड़ी चालाकी से उनसे बचते हुए एक स्टोर में आ जाता है जहाँ वो बिल्कुल सेफ था। मिस्टर चैन उसे कहते हैं कि तुम उन बदमाशों से भागते क्यों रहते हो, थोड़ी बहादुरी दिखाओ जैसे तुम गेम्स में दिखाते हो। पर जैक कहता है कि गेम और असली जिंदगी में फर्क होता है, वो 4 हैं और मैं 1, और मैं उनसे पिटना नहीं चाहता। जैक मिस्टर चैन की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करता था। वो एक आर्टिफैक्ट उठाकर उन्हें शेल्फ पर रखने लगता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पॉट पर पड़ी जो मिस्टर चैन के दोस्त ने उसे चाइना से भेजा था। चैन कहते हैं कि मेरे ना होने पर तुमने स्टोर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए मैं तुम्हें ये पॉट गिफ्ट करना चाहता हूँ। चैन की दादा परदादा ने पिछले कई 100 सालों से इस पॉट को संभाल कर रखा था, पर अब क्योंकि चैन अपनी पीढ़ी का आखिरी आदमी था, इसीलिए वो उसे एक नई जनरेशन को पास ऑन करना चाहता था। जैक पहले तो मना कर देता है क्योंकि वो पॉट बहुत प्राचीन था, पर जब चैन ने उसे कहा कि गिफ्ट को कभी मना नहीं करते तो वो उसे रखने के लिए मान जाता है। जैक उसे अपने साथ घर ले आया और उसे इस्तेमाल करने लगा। एक रात वो उसमें अपने कपड़े डालकर सो जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि उस पॉट से एक रोशनी चमक रही है। उसी रात जब जैक सो रहा था तभी किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी और उससे पूछा कि ब्लैक नाइट कहाँ है। जैक बहुत डर गया और तुरंत अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, पर वो आदमी अपनी तलवार से उसके फोन के टुकड़े कर देता है। जैक ने देखा कि वो वीडियो गेम के ब्लैक नाइट के बारे में पूछ रहा था, जिसके बाद उसने उसे बताया कि ब्लैक नाइट मैं हूँ, पर सिर्फ वीडियो गेम में। वो आदमी बड़े गौर से उसे देखता है, मानो पहले कभी ऐसी कोई चीज देखी ना हो। जैक उसे गेम खेलकर भी दिखाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि जब तक ब्लैक नाइट वापस नहीं आता तब तक तुम्हें हमारे एम्पायर की सबसे कीमती चीज को महफूज रखना है। इससे पहले जैक कुछ समझ पाता वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो पता नहीं कहां से आई थी। जैक ने उसे हेलो कहने की कोशिश की, पर तभी वो आदमी प्रिंसेस को छूने से मना करता है। उसने कहा अगर तुमने राजकुमारी को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी और ये एक रूल है जो तुम तोड़ नहीं सकते। बस इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। जैक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बस इतनी देर में कोई उसके घर में घुसकर उसे मारने की धमकी देकर उसके पास एक लड़की छोड़कर और उसे दुनिया भर के रूल्स बताकर बस गायब हो गया। उसे लगा कहीं ये कोई सपना तो नहीं, पर नहीं, ये पूरी तरह से सच था। वो लड़की जैक को अपना नाम सू बताती है और उसे उसके लिए खाना लाने को कहती है। जैक समझ गया कि ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये उस गेम से निकले हैं जो वो अक्सर खेला करता था और ये सब उस पॉट की वजह से हुआ है। सू जैक को रोस्टेड स्नेल्स और एक डक लाने को कहती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और अगर जैक उसका कहा नहीं मानता तो वो आदमी वापस आकर उसे मार डालता। इसलिए वो फटाफट किचन में जाता है और सू के लिए खाना ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसके फ्रिज में ब्रेड और बटर के अलावा कुछ नहीं था। इसी बीच हम सू को देखते हैं जो जैक की चीजों को छू छू कर उन्हें देख रही थी। तभी उसकी नजर एक हेडफोन पर पड़ी जिसमें म्यूजिक प्ले हो रहा था। सू ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस की थी, पर गलती से वो जैक के म्यूजिक प्लेयर को तोड़ देती है। उधर जैक जब खाना लेकर सू के पास आया तो उसने देखा कि सू तो गहरी नींद में थी, पर तभी उसे याद आया कि वो राजकुमारी को नहीं छू सकता। जैक उस रात बस उसे देखता ही रहता है, मानो कोई सुंदर सपना देख रहा हो जो कल सुबह तक टूट जाएगा। पर जब अगले दिन उसकी आंख खुली
तो उसने देखा कि सू उसके गार्डन में फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रही थी। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे अंदर चलने को कहा, पर तभी वहाँ उसकी मॉम आ गई। जैक बार बार अपनी मॉम को खिड़की से बाहर झांकने से रोकता है, जिससे एनी को उस पर थोड़ा शक हो गया। हालांकि वो इसे नजरअंदाज कर देती हैं। अपनी मॉम को आगे के रास्ते से ऑफिस भेजने के बाद जैक दौड़कर सू के पास गया और उसे अंदर चलने को कहा, पर सू उसे जरा भी भाव नहीं देती, क्योंकि वो चाइना की राजकुमारी थी। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी और जैक को पता चला कि उसका दोस्त हेक्टर उसे मिलने आया था। हेक्टर अंदर घुसते ही सू को देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगा ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है। जैक उसे दूर रहने को कहता है, पर आदत से मजबूर हेक्टर उसे हाई कहने के लिए आगे बढ़ा। नतीजन सू उसे मारकर नीचे गिरा देती है, क्योंकि राजकुमारी को कोई नहीं छू सकता था। जैक सू को समझाता है कि अपनी दुनिया में तुम्हें जितने लोगों को मारना है मार सकती हो, पर ये मेरी दुनिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। सू उसकी बात मान जाती है और तुरंत घर के बाहर जाती है, ताकि उसकी दुनिया को थोड़ा और अच्छे से समझ सके। पर जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, आसपास वाले उसके रंग रूप और पहनावे को देखकर उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। जैक कहता है कि तुम ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, जिस पर सू का जवाब आया, ठीक है, फिर दर्जी बुलाओ और मेरे लिए नए कपड़े सिलवाओ, वरना मैं पुराने ही पहनकर निकल जाऊंगी। अब उसे कौन समझाए कि मॉडर्न लोग कपड़े नहीं सिलवाते। पर जैक के पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन था। वो सू को मॉल लेकर जाता है, जहाँ सू को कुछ ज्यादा ही कपड़े पसंद आ जाते हैं और वो उन्हें ऐसे बैग में भरने लगती है जैसे कि उसे इनके पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे। एलिवेटर से नीचे उतरते वक्त उसने एक लड़की को आइसक्रीम खाते हुए देखा। उसने ऐसी चीज आज से पहले कभी नहीं देखी थी, जिसके बाद वो भी आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी। जैक को मजबूरन उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि राजकुमारी की बस एक शिकायत उसकी गर्दन उड़वा सकती थी। इसी बीच सू कुछ लोगों को डांस करते हुए देखती है। उसे लगा ये तो मैं भी कर सकती हूँ, जिसके बाद वो भी उन्हें अपने फाइटिंग मूव्स दिखाने लगती है। थोड़ी कमर हिलाने पर वो डांस जैसा ही लग रहा था, जो सबको बहुत पसंद आता है। जैक ने जब उसे ये करते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास आया और उसे वहाँ से ले गया। इसके बाद दोनों घर आते हैं। जैक अपनी मॉम को उसे स्कूल फ्रेंड कहकर उसे कुछ देर के लिए वहाँ रुकने के लिए मना लेता है। पर सू की हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थीं, जिसे छुपाने के लिए जैक को अपनी मॉम से झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। पर अच्छी बात ये थी कि एनी किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाने वाली थी, जिसके बाद सू यहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकती है। रात को जब जैक हेक्टर से बात कर रहा था, तभी सू उसके कमरे में आती है और उसे कहती है कि मुझे दूसरे कमरे में नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। जैक थोड़ा डर गया और वो राजकुमारी को गलती से छू ना दे, इसलिए वो अलग ही सोता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सू फिर से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, पर इस बार वो उसे रोकता नहीं। जैक अपनी मॉम को दरवाजे तक छोड़ने जाता है, पर जैसे ही वो वहाँ से गई, अचानक एक आदमी ने उसके गले पर चाकू रख दिया और उससे पूछा कि राजकुमारी कहाँ है। सू उसके सामने आती है, जिसके बाद उसने उस पर हमला किया। पर हम देखते हैं कि सू कोई आम लड़की नहीं थी। वो उनसे फाइट करती है और उन्हें बहुत मारती है। जल्द ही और सोल्जर्स उसके घर में घुसकर राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश करते हैं। जैक भी उनसे लड़ने की ट्राई करता है, पर उसके हाथ कांप रहे थे। सू उसकी लड़ने में मदद करती है, पर एक सोल्जर उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसे बहुत चोटें आती हैं। किसी तरह हिम्मत करके जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि सू वहाँ नहीं थी। उसने उसकी आवाज का पीछा किया और पाया कि वो सब फिर से उसी पोर्ट में चले गए हैं। सू को बचाने के लिए जैक बिना कुछ सोचे समझे उस पोर्ट में घुस जाता है, पर सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो एक टाइम लूप में फंसकर प्राचीन दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। जब उसने होश संभाला तो ली उसके सामने खड़ा था, जो कहता है, मैंने कहा था कि राजकुमारी को नजरों से दूर मत जाने देना, तुम सच में किसी काम के नहीं। जैक बोला, मैं उसके पीछे ही तो था, वो यहीं कहीं होगी। ली उसे बाहर जाने से मना करता है, पर जैक नहीं माना। उन्होंने जैक पर तीरों से हमला कर दिया, पर ली की बदौलत वो बाल बाल बचता है। जैक कहता है, देखो ये सब तुम्हारा मैटर है, मुझे वापस जाकर अपना होमवर्क पूरा करना है। पर उसने जैसे ही उस स्पॉट में पैर डाला, उसने देखा कि टेलीपोर्टेशन काम नहीं कर रहा था। वो घबरा गया, उसे लगा कि कहीं वो यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं फंस जाएगा। ली कहता है कि मैं टेलीपोर्टेशन का इंचार्ज नहीं हूँ, ये जादूगर है, पर अभी वो गहरी नींद में है। जैक उसे जगाने की कोशिश करता है, पर ली उसे रोक लेता है, क्योंकि ऐसा करने वाले का सर कलम कर दिया जाता था। इसी बीच वो सैनिक अंदर घुसाए और उन पर हमला कर दिया। ली उनसे फाइट करता है, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने जैक को एक रस्सी काटने को कहा और ऐसा करते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। इससे पहले वो उसे भी तोड़कर उन्हें मार डालते, वो जादूगर अपने जादू से सबको फ्रीज कर देता है। जैक ने जब उसे देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर उसे याद आया कि ये तो मिस्टर चैन की फैमिली से है, क्योंकि उनकी तस्वीर उसने उनकी शॉप में देखी थी। जैक उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दे, पर जादूगर ने उसे बताया कि ये इतना आसान नहीं है। वो पॉट 4 अलग अलग लकड़ियों से बना था, जो इस देश की 4 अलग अलग दिशाओं में मौजूद है। मुझे उन्हें इकट्ठा करके फिर से वो पॉट तैयार करना होगा, उसके बाद ही तुम कहीं जा सकते हो। पर उससे पहले उन्हें राजकुमारी को ढूंढना था। जैक इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था और सबसे पहले वो ली से शुरुआत करता है। जादूगर उसे बताता है कि ली उन 7 योद्धाओं में से एक है
जिन्हें एम्परर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। बचपन में ही ये वॉरियर अपनी माँ से अलग हो गए, जिसके बाद एक मॉन्क ने उन्हें ट्रेन किया और उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, हर हाल में एम्परर की रक्षा करना। उनके रहते हुए कोई हमारे राजा का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। पर एक दिन एरन नाम के जालिम बारबेरियन ने धोखे से उन वॉरियर्स के खाने में जहर मिला दिया। ली खाने पर देर से पहुंचा था, इसलिए उसकी जान तो बच गई, पर उसके बाकी 6 साथी मर चुके थे। एम्परर की जान को खतरा है ये सोचकर ली तुरंत राजमहल में आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बेरहम एरन ने धोखे से उन्हें भी मार दिया था। एरन ने हमारे लोगों पर अत्याचार किया, उन्हें अपना गुलाम बनाया और लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। ली ने उसे लड़ने की कोशिश की, पर उसकी आर्मी के सामने वो कुछ नहीं था। उसे किसी ऐसे जाबाज योद्धा की जरूरत थी जो उसकी मदद कर सके, और फिर हमें तुम मिले। जैक कहता है कि मैं शायद मदद ना कर पाऊं, क्योंकि उसे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। हालांकि जादूगर ऐसा नहीं मानता था। वो बोला तुम यहाँ हो तो इसका जरूर कोई ना कोई मकसद है। बस इतना कहकर वो लकड़ियां ढूंढने निकल जाता है, और अब आगे का सफर उन दोनों को साथ में तय करना था। इसी बीच हम एरन को देखते हैं, जो अपने सिंहासन पर बैठा अच्छी खबर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में एक आदमी उसके पास आया और उसे एक संदेश दिया, जिसे पढ़कर एरन को पता चला कि ली अभी तक जिंदा है और वो इसी ओर बढ़ रहा है। वो कहता है मार डालो उसे, पर तभी उसका राइट हैंड ब्रूटस संदेश लाने वाले को ही मार डालता है। एरन बोला मैंने ली को कहा था, उसे नहीं। अगली बार किसी को मारने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। उधर जैक और ली अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें किसी भी हालत में एरन को सू से शादी करने से रोकना था, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो नया एम्परर बन जाएगा और फिर सू को मारकर पूरे राज्य पर कब्जा कर लेगा। बातों ही बातों में जैक ने उससे पूछा कि अगर हमने सू को बचा लिया तो क्या कोई और लड़का है जिससे वो शादी करना चाहती है। ली कहता है नहीं, अभी तो नहीं है, पर राजकुमारी को कोई ऐसा चाहिए जो निडर और बहादुर हो और किसी से ना डरे। अब ये सुनकर जैक निराश हो गया, क्योंकि उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी। उसका सू के साथ यहाँ कोई चांस ही नहीं था। जैक सोने के लिए उससे कंबल और तकिया मांगता है, पर ली ने कहा यहाँ तुम्हें कंबल नहीं मिलेगा, पर हाँ मैं तकिए का जुगाड़ कर सकता हूँ। उसने बगल से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसी पर सर रखकर सो गया। अगली सुबह एरन अपने आदमियों के साथ लूट के सामान की जाँच करने जाता है। उसे पता चला कि उन्हें बस 16 ही गुलाम मिले। एरन इस नंबर से बिल्कुल खुश नहीं था। वो कहता है इन गुलामों का इंचार्ज कौन है, मार दो उसे। सुनते ही ब्रूटस उस आदमी को ही मार डालता है जो उनके सामने खड़ा था। एरन बोला देखो ब्रूटस, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुश करना चाहते हो, पर अगली बार जब मैं इशारा करूँ तभी किसी को मारना। उसने कहा मैं ऐसे सिर हिलाऊंगा, जिसका मतलब होगा कि तुम उसे मार सकते हो। ठीक से देखो ऐसे सिर हिलाने पर। वो बात कर ही रहते कि तभी अगवा की गई सू को उसके सामने पेश किया जाता है। एरन उसे देखकर बहुत खुश था, पर सू उससे नफरत करती थी, जिसके बाद वो लोग उसे वहां से ले जाते हैं। उधर जब जैक की आँख खुली तो उसने देखा कि हाउ सिर पर शील्ड रखकर एक कोने में बैठा हुआ था। पूछने पर ली हाउ उसे बताता है कि बारिश होने वाली है। जैक ने आसमान देखा, लेकिन आसमान तो एकदम साफ था, पर तभी उनके ऊपर ढेर सारे तीर बरसाए जाते हैं, जिससे जैक बाल बाल बचता है। वो लोग ऐसा हर रोज करते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन ये तीर ली को जरूर लगेगा और वो मर जाएगा। जैक ने कहा फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी जान जा सकती थी। ली उसे एक मैप देता है और कहता है कि तुम वापस जा सकते हो। मैंने तुम्हें उस पॉड में कूदने को नहीं कहा था, तुम खुद अपनी मर्जी से आए, और अगर नहीं लड़ना चाहते तो अपनी मर्जी से यहाँ से जा भी सकते हो। हालांकि जैक ऐसा नहीं करता और उसके साथ आगे बढ़ता रहता है। वहीं दूसरी ओर हम एरन को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी अच्छी खबर लेकर आया था, पर जैसे ही उसने संदेश देखा एरन को पता चला कि ली अभी तक जिंदा है। ये बुरी खबर थी और बुरी खबर लाने वालों को वो मार दिया करता था। एरन ने इशारे से ब्रूटस को उसे मारने को कहा, पर ब्रूटस समझ नहीं पाया, जिसके बाद वो एक बार फिर से इशारा करता है, पर इस बार भी उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिर में एरन हार मानकर उसे कह ही देता है कि बेवकूफ मार डाल उसे, जिसके बाद ब्रूटस उसे मार डालता है। जैक को पता चला कि ली ने अपनी पूरी जिंदगी एम्परर की सेवा और उनकी सुरक्षा के नाम कर दी थी। इसका मतलब था कि उसे इसके अलावा और कुछ नहीं आता। जैक उसे अपना चश्मा देता है और उसे थोड़े डांस मूव सिखाता है। ली को ये करने में मजा भी आ रहा था, पर फिर उसे याद आया कि वो क्या कर रहा है। एक वॉरियर को ये सब शोभा नहीं देता। इसके बाद वो एक जादूगरनी के पास जाते हैं, जो बीच रास्ते में बैठकर सूप बना रही थी। ली उनसे वहां से हटने की विनती करता है, पर वो जादूगरनी वहां से तब तक नहीं जाने वाली थी जब तक उसके आलू पक नहीं जाते हैं। ली ने जब उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश की तब वो गुस्सा हो गई और उन पर हमला कर दिया। ली उससे फाइट करता है, पर अचानक वो कहीं गायब हो गई। उसकी आवाज हर तरफ गूंज रही थी, पर वो कहीं नहीं थी। फिर अचानक उसने उसे धक्का दे दिया। इससे पहले वो गिरकर मर जाता, जैक उस जादूगरनी पर जलती हुई लकड़ी फेंक देता है, जिससे आग की लपटों में जलकर वो जादूगरनी मर जाती है। उधर जैक जंगल में कुछ लकड़ियां लेने जाता है और आसपास किसी को ना पाकर ली कुछ डांस मूव्स ट्राई करता है, जो उसे जैक ने सिखाए थे। उसने मेंढकों की आवाज को बीट की तरह इस्तेमाल किया और बस अपने हाथों और पैरों को धुन के हिसाब से चलने दिया। पर तभी उसने जैक की आवाज सुनी और फिर से अपने वॉरियर वाले रूप में वापस लौट आया,
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैक उसे ये सब करता देख उसका मजाक उड़ाए। जैक कहता है कि अब हम किसी न किसी मुसीबत में फंसी रहे हैं, तो क्यों ना तुम मुझे थोड़ा मार्शल आर्ट सिखाओ ताकि मैं भी उनसे लड़ सकूं। तुम्हारी ना सही कम से कम अपनी जान तो बचा ही लूंगा। ली उसे समझाता है कि मार्शल आर्ट कोई एक दिन का खेल नहीं, इसमें सालों की मेहनत और प्रैक्टिस लगती है। पर जैक सिर्फ कोई एक चीज सीखना चाहता था, सिर्फ एक चीज जो लड़ाई में उसके काम आ सके। जिसके बाद ली उसे कुछ पैतरे सिखाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं जिसके दूसरी ओर एरन का महल था। ली कहता है कि पैदल जाने में हमें कई दिन लग जाएंगे, पर जैक बोला पैदल क्यों, हम नदी पार कर सकते हैं, इससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। ली बोला देखो हम नदी पार नहीं कर सकते, इसमें खतरा है। जैक ने पूछा क्यों, अंदर इंसानों को खाने वाली मछलियां हैं। उसने कहा नहीं। फिर क्या जहरीले सांप हैं। उसने फिर से जवाब दिया नहीं। दरअसल असली बात वो छुपा रहा था। असल में बात ये थी कि ली को तैरना नहीं आता था। जैसे ही जैक को ये बात पता चली वो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि ली जैसा वॉरियर जो एक साथ सैकड़ों लोगों को धूल चढ़ा सकता है, उसे तैरना नहीं आता। अब ली भी क्या ही कहता, जो है सो है। जिसके बाद जैक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। ली पानी में आने से डर रहा था, पर जैक ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। जिसके बाद वो पानी में उतर जाता है और वो दोनों पानी में तैरते हुए नदी को पार कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे। ली उसे अपना प्लान बताता है। सबसे पहले वो किले के अंदर जाएगा, उसके बाद एरन की आर्मी से बचते हुए उसके पर्सनल गार्ड्स को चकमा देकर राजकुमारी को छुड़ा लेगा। प्लान सुनने में तो अच्छा था, पर जब जैक ने पूछा कि वो इसे एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो हाउ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद वो सीधा उन गार्ड्स को सरेंडर कर देते हैं। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अंदर आने के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। मतलब उनका प्लान तो काम कर रहा था, पर कब तक करेगा ये पता नहीं था। इसके बाद उन दोनों को एरन के सामने पेश किया जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से पकड़ा गया। कल वो प्रिंसेस से शादी करने वाला था और ठीक उसी वक्त जब रस्म पूरी होगी उन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। जैक बेचारा बहुत डरा हुआ था। उसकी उम्र ही क्या थी इस तरह मरने की, पर अब वो कर भी क्या सकता था। उसी रात ब्रूटस उन दोनों को खाना देने आता है, पर जैसे उसने कटोरा ऊपर किया, ली तुरंत उस पर हमला कर देता है। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और वहाँ से भाग गए। पर आगे और भी गार्ड्स थे जिनसे उन्हें दो दो हाथ करने पड़े। सू के कमरे के बाहर एक आदमी निगरानी कर रहा था। जैक उसके सामने आया और उसे अपने कुछ कुंफू मूव्स दिखाने लगा, पर जब लड़ने की बारी आई तो वो भाग खड़ा हुआ। उधर बाकियों को भी पता चल गया कि अंदर घुसपैठिए हैं। जिसके बाद सभी राजकुमारी के कमरे की ओर आने लगे। जैक उनकी गिनती करता है और बताता है कि कितने सिपाही उनकी ओर आ रहे हैं। ली उसी के अकॉर्डिंग फर्श में ढेर सारे छेद कर देता है। उनके वजन से फर्श टूट गई और सभी नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। हाउ ने देखा कि किले का दरवाजा खुला हुआ है, यही मौका है यहाँ से भागने का। उन्होंने जल्दी से वहाँ खड़े घोड़े उठाए और दरवाजा पार करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, वो घोड़े अचानक से रुक जाते हैं और उन सभी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। इसके बाद दोनों को फिर से पकड़ लिया गया, पर इस बार उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आया जाता। गार्ड्स उनके कमरे में अच्छा खाना और लड़कियां भेजते हैं ताकि आज की रात वो अच्छे से एंजॉय कर सकें, क्योंकि कल तो उनका मरना तय था। जैक बहुत डरा हुआ था, पर तभी उसकी नजर एक बटरफ्लाई पर पड़ी। ली उसके पास आया और उससे बात करने लगा। जैक को लगा कि वो पागल हो गया है, भला एक तितली से कौन बात करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई जादू चीज गार्ड्स को बेहोश करके राजकुमारी के शरीर में घुस जाती है। अगली सुबह उन दोनों के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है और उन्हें राजकुमारी की शादी देखने को मजबूर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सारी रस्में होने के बाद जब एरन सू को रिंग पहनाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि घूंघट के नीचे तो एक डरावनी मॉन्स्टर छुपी हुई थी। उसे देखते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सभी उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच वो जादूगर वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब उसी का किया धरा था। उसने जैक को मैजिकल पावर्स दी, जिसकी मदद से जैक एक ही जंप में सीधा सू के पास पहुंच जाता है। जैक उनसे लड़ते हुए सू को वहां से निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच जादूगर ने उस पर से अपना जादू हटा दिया, जिससे वो फिर से नॉर्मल हो गई। जल्दी गार्ड्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, पर उन सबने मिलकर उनका बड़ी बहादुरी से सामना किया। अब तो जैक भी थोड़ा बहुत लड़ना सीख गया था, पर जादूगर जानता था कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने उसे कुछ मैजिकल पार्टिकल्स दिए। हालांकि गलती से वो उसे कुछ गलत पार्टिकल्स भी दे देता है, इसलिए जैक ने जैसे उसे ब्रूटस पर छिड़का, उसका साइज एकदम से बड़ा हो गया। अब वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ली ने उसे फाइट करने की कोशिश की, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वहाँ से जल्दी भागने के लिए जैक और सू दोनों एक कैटापुल्ट पर बैठ जाते हैं। जैक फटाफट उसकी रस्सी खोलने की कोशिश करता है, पर रस्सी बहुत जोर से बंधी हुई थी। ली ने रस्सी काट दी, जिसके बाद कैटापुल्ट अपनी पूरी ताकत से उन्हें किले के बाहर फेंक देता है। एक मामूली लड़का उनके इलाके में घुसकर उनकी आंखों के सामने सू को वहाँ से भगा ले गया। ये एरन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, जिसके बाद उसने अपने सारे लोगों को जैक को मारने का ऑर्डर दिया। उधर जब जैक को होश आया तो उसने देखा कि सू वहाँ नहीं थी। थोड़ी दूर आने पर उसे सू मिली, पर उसे किसी ने बांध रखा था। जैक को ये जगह जानी पहचानी लगी, मानो वो यहाँ पहले भी आ चुका था।
वो सू को छुड़ाने जा ही रहा था कि तभी वहाँ एरन आ गया और उस पर हमला कर दिया। जैक उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं था। एक बार तो वो मरते मरते बचा और उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट गई। जैक ने अपने बचाव के लिए एक बांस का टुकड़ा उठाया, पर उसकी तलवार के सामने कोई चीज नहीं टिक सकती थी। जैक को याद आया कि कैसे उसने उस गेम में उस वॉरियर को हराया था। यहाँ भी वो बिल्कुल वही टेक्निक यूज करता है और एक लंबी छलांग के साथ एरन की गर्दन पर नुकीले बांस धंसा देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो गया और उसकी मौत हो गई। आखिर में हम देखते हैं कि सू को उसका राज्य वापस मिल गया और अब अपने पिता के बाद वो इस राज्य की नई एम्प्रेस थी। उधर जैक वापस जाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी ली उसके पास आया और उसे बताया कि रानी तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहती है। जैक ने उसकी बात मानी और सू से मिलने गया। सू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, पर मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। हालांकि जाने से पहले वो जैक को किस करती है ताकि वो उसे हमेशा याद रखे। जैक जब बाहर आया तो उसके होठों पर बने निशान देखकर गार्ड समझ जाते हैं कि उसने रानी को छुआ है, जिसके बाद सब उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। जैक अपनी जान बचाता हुआ जादूगर के पास आता है और उसे जल्दी से पोर्टल खोलने को कहता है, पर इसी बीच वहाँ ली आ गया और उसने जैक की गर्दन पर तलवार रख दी। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रानी को कोई नहीं छू सकता। तुमने रूल तोड़ा है जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जैक बहुत डर गया था, पर तभी ली बोला, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। अब यहाँ से जाओ इससे पहले कि गार्ड्स तुम्हें पकड़ लें। गार्ड्स के आने से पहले जैक वहाँ से भाग गया, पर इस कोशिश में वो पॉट एक बार फिर से टूट जाता है और अब वो कभी वापस उनकी दुनिया में नहीं जा सकता था। जैक रोजमर्रा की तरह अपने स्कूल में बिजी हो गया, पर अब कोई भी ऐरा गैरा उसे परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने एक असली वॉरियर से ट्रेनिंग ली थी। एक दिन बैठे बैठे जैक को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने एक्सपीरियंस को लेकर एक नए गेम का कॉन्सेप्ट डिजाइन करे। बस कुछ ही महीनों में उसने ऐसा कर दिखाया। वो एक गेम तैयार कर लेता है और उसे एक बड़ी गेमिंग कंपनी को जाकर बेच देता है। हम देखते हैं कि एनी रो रही थी क्योंकि वो अपना होम लोन समय पर नहीं भर पाई और उसके पास जैक के कॉलेज के पैसे भी नहीं थे। पर तभी जैक उनके सामने $25,000 का चेक रखता है जो उसे उस गेमिंग कंपनी ने दिए थे। इस तरह उसकी लाइफ में सब ठीक हो गया, पर अभी कभी कभी वो जिंदगी को मिस करता था। इसी तरह एक दिन जब वो आइसक्रीम की लाइन में खड़ा था तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सू खड़ी थी, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल सू ने नियमों में कुछ बदलाव किया था, जिसके तहत अब सभी को हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलेगी और इस तरह थोड़े फेर बदल से ही सही, पर उसने जैक से मिलने का तरीका ढूंढ ही लिया। आखिर में हम ली को देखते हैं जो रॉयल गार्ड्स को डांस सिखा रहा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।